नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। एक बार फिर से हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट कर दिया। झारखंड में 2 चरणों में इलेक्शन होगा, पहला 13 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को। और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को इलेक्शन होगा, सिर्फ एक चरण में। और दोनों स्टेट्स के रिजल्ट 23 नवंबर को आ जाएंगे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने जो भी बचे हुए इलेक्शंस थे, जो बाई इलेक्शंस है, उनके भी इलेक्शन की तारीखों की घोषणा कर दी है और उनका भी रिजल्ट 23 नवंबर को आ जाएगा। इलेक्शन की तारीखों के अनाउंसमेंट के पहले ही राजनीति शुरू हो चुकी थी, या अगर कहा जाए तो दोनों सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने मत रखना शुरू कर दिए थे। और जहां तक देखा जाए तो विपक्ष हमेशा ये बात उठाने में नहीं चूकता कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का पूरा साथ देता है। यानी कि गौर करिए, विगत 10 सालों में या अभी जो हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन हुए थे, उसमें भी विपक्ष ने ये बात उठाई थी कि इलेक्शन कमीशन हमेशा से सत्ताधारी पक्ष के साथ काम कर रहा है। ऐसा कुछ इन दोनों स्टेट्स के इलेक्शन में भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि क्या इन इलेक्शन से आम जनता खुश है, इन तारीखों से आम जनता खुश है। अगर आम जनता खुश है तो किसी भी पार्टी विशेष को ध्यान में रखते हुए कोई भी इलेक्शन कमीशन या किसी भी इंस्टीट्यूशन को काम नहीं करना चाहिए। हमेशा इस बिना पे काम करना चाहिए कि किस चीज से आम जनता को खुशी मिलती है और किन तारीखों से आम जनता आसानी से वोट कर सकती। हमारे समझ से यही देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी इन तारीखों का अनाउंसमेंट किया होगा। लेकिन हमेशा से विपक्ष कुछ न कुछ इस तरीके के मुद्दे उठाता रहता है और हरियाणा के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद तो महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन पे पूरे देश की निगाह है। और इस बात को सत्ताधारी पक्ष यानी कि बीजेपी और विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे से समझता है कि इन दोनों स्टेट्स के इलेक्शंस कितने महत्वपूर्ण हैं दोनों के लिए। अगर आप गौर करिए तो जम्मू और कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन के बीच में हमेशा ये बात बोली जा रही थी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन की तरफ से मोदी जी की साख दांव पर लगी है। देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर इंडिया गठबंधन जीतता है और हरियाणा एनडीए गठबंधन या कह लीजिए बीजेपी अलग से लड़ी थी तो बीजेपी जीतती है। एक एक पर टाई दोनों हो जाते हैं। लेकिन हरियाणा का इलेक्शन बड़ा दिलचस्प रहा, जिसमें एक चीज उभर कर तो जरूर आती है कि बीजेपी जीती जरूर है, लेकिन जिस हिंदू समाज को बीजेपी हमेशा ये बोलती है कि वो उसी के वोटर हैं, उस हिंदू समाज ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट किया है और लगभग सभी समाज ने कांग्रेस को वोट किया है। तभी कांग्रेस जितना परसेंट बीजेपी पाती है 39.94, उससे मात्र 0.85% वोट यानी कि 39.09% वोट हरियाणा में कांग्रेस को भी मिलता है। सीटों का अंतर जरूर 11 का है, 11 सीटें बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा जीतती है, लेकिन वोट परसेंटेज देखा जाए तो 1% से भी कम है। इस बात को बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। इस वजह से वो जो भी इलेक्शन कमीशन तारीख रखती है उसमें कहीं ना कहीं जरूर उसका एक इंटरेस्ट रहता है कि उसकी तरीके से तारीख रखी जाए। अगर आप गौर करिए तो 13 तारीख को झारखंड का भी इलेक्शन है और 13 तारीख को आप गौर करेंगे तो बहुत सारे स्टेट्स में बाई इलेक्शंस के भी इलेक्शन हैं। यहीं से समझ में आता है कि झारखंड के इलेक्शन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित करने की दृष्टि से भी ये इलेक्शंस की तारीख दी गई होंगी, ताकि कहीं ना कहीं एक घड़ा बट जाए बाई इलेक्शन की ओर और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से झारखंड में अपने प्रचार प्रसार को ना कर सके। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के, वो चाहे अनचाहे आज की डेट में पूरे देश में ओबीसी समाज के बहुत बड़े नेता बनकर उभर चुके हैं 2024 के इलेक्शन के बाद से। गौर कीजिए, जो फार्मूला उन्होंने पीडीए का बनाया था, अगर हरियाणा के इलेक्शन में राहुल गांधी कांग्रेस की पूरी टीम ये गलती नहीं करती और पीडीए को लेकर चलती
तो मान के चलिए बीजेपी आज कहीं हरियाणा में 10 से 15 सीटों के बीच में सिमट गई होती। अब इन इलेक्शंस में भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में भी अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट तभी मिले हैं जब कांग्रेस उनके साथ रही। इस बात को बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए जो बाई इलेक्शंस के डेट दी गई हैं वो कहीं ना कहीं इससे मैच करती हुई हैं, ताकि प्रचार बहुत अच्छे से या जोर शोर से ना किया जा सके। लेकिन आज के इस परिवेश में अगर आप कोई भी राजनीति कर रहे हैं, जो विगत 1 सालों से हमने समझा है, उसके अनुसार अगर आप वोटर के साथ कनेक्ट हैं और वोटर के साथ का संवाद हमेशा का बना है, 1 या 2 दिन का नहीं है, तो ये मान के चलिए वोटर आपको वोट करेगा ही करेगा। अगर इसी तर्ज पर हरियाणा जिस तरीके से कांग्रेस लड़ रही थी, अगर पीडीए के साथ लड़ी होती, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ती, तो उसका नतीजा कुछ और होता। अब इस बात को समझने की कोशिश की जाए कि हरियाणा के इलेक्शंस में जो कुछ गलतियां कांग्रेस ने की वो महाराष्ट्र में ना करे और झारखंड में ना करे। महाराष्ट्र में जो भी बड़ी पार्टी है, जैसे जम्मू और कश्मीर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने अपना सीएम फेस बता दिया था, वैसे ही महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को अपना सीएम फेस एक तरीके से सामने फ्रंट पे रख देना चाहिए और कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए, जैसे जम्मू और कश्मीर में 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी और 31 सीटों पर ये लड़े थे, वैसे ही इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में भी लड़ना चाहिए। यानी कि उद्धव ठाकरे जी कुछ भी कोई कह ले, महाराष्ट्र के सीएम फेस का सबसे बड़ा चेहरा है और शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप गौर करें, उद्धव ठाकरे जी के नाम पर अगर वोट पड़ सकता है केंद्र के इलेक्शन में, तो सोचिए स्टेट के इलेक्शन में किस तरीके की हवा उद्धव ठाकरे की होगी। ये चीज आज जो कांग्रेस है उसको समझना पड़ेगा और समझना भी चाहिए, अगर उनको इंडिया गठबंधन को मजबूत स्थिति में लाना है तो। 2024 के केंद्र के इलेक्शन में जो भी कांग्रेस ने प्रयोग किया वो सफल इस वजह से हुआ कि वो इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रही थी, ना कि कांग्रेस अलग लड़ रही थी। अगर यह आगे भी चलाना है तो कांग्रेस को ही पहल करनी पड़ेगी और कांग्रेस को ही बड़ा दिल दिखाकर महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे जी को सामने लाना पड़ेगा। गौर कीजिए, मध्य प्रदेश और हरियाणा में कांग्रेस ने यही गलती की थी कि यहां दोनों जगह स्टेट में मजबूत थी, उसके बाद भी इनको ये करना चाहिए था, इंडिया गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए था, समाजवादी पार्टी को साथ लेकर लड़ना चाहिए था, आम आदमी पार्टी को साथ में लेकर लड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया और इसी वजह से उनको इन दोनों स्टेट्स में हार मिली। यह गलती इनको महाराष्ट्र में और झारखंड में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गौर करें तो केंद्र के इलेक्शन में महाराष्ट्र के भी जितने बड़े नेता थे उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया और झारखंड में भी इनको सारे बड़े नेताओं ने साथ दिया है। अगर आज हम हरियाणा के इलेक्शन के बाद का सर्वे देखें तो भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। 2-3 दिनों तक जरूर लोगों के दिमाग में बना रहा कि कांग्रेस हार गई, लेकिन जब उन्होंने परसेंटेज वोट देखा तो लोगों को ये समझ में जरूर आ गया कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुछ किया है, जिसकी वजह से 1-2% वोट या कांग्रेस की गलतियों की वजह से लगभग 5 से 6% वोट छटक कर दूसरी तरफ चले गए। यह गलती जो हरियाणा में की गई है ये दोबारा महाराष्ट्र और झारखंड में ना दोहराई जाए। और जो आज भी सर्वे है वो ये समझ में आते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन आज महाराष्ट्र में बहुत आगे, उसको लगभग 180 से 200 सीटें मिल रही हैं और अगर इंडिया गठबंधन के तर्ज में ढंग से बिना कॉन्फ्लिक्ट के लड़ती है तो आज भी 200 प्लस सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकती है। ऐसे ही झारखंड में भी लगभग 60 से 65 सीटों के बीच में इंडिया गठबंधन को मिलने की पूरी उम्मीद है, बशर्ते कांग्रेस और वहां के लोकल दल आपस में भिड़े नहीं। यही एक सीख है हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन से। जम्मू और कश्मीर में जिस तर्ज पर कांग्रेस लड़ी थी इंडिया गठबंधन के साथ, वैसे ही इन दोनों स्टेट और प्लस बाई इलेक्शंस में भी लड़ना चाहिए और निश्चित तौर पर
कांग्रेस इंडिया गठबंधन को सफलता मिलेगी। आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति क्या रहती है। हमारे पूरे चैनल की निगाहें इस पर लगी हुई। मैं सारे दर्शकों से बोलता हूं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।